हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज के हमने इसके पहले क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये कम्युनिकेबल की हमारी 5th क्लास है। 4 क्लास इसके पहले कंप्लीट हो चुकी है और 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज की है 37 नंबर की क्लास है, जो कि हम MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जिसमें सारी की सारी प्लेलिस्ट अपलोड है और आप वहाँ जाके देख सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि हम डेली 9 बजे आपको MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। अगर आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिसीज, और कम्युनिकेबल डिसीज में हमारी डिसीज रहेगी स्मॉल पॉक्स, डेंगू एंड रेबिस। ये डिसीज हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ चुके हैं, मम्स पढ़ लिया है, रुबेला पढ़ लिया है, मिजल्स पढ़ लिया है। तो मतलब हम सारे कम्युनिकेबल डिसीज आपकी ये कंप्लीट कराएंगे। और आज हम 3 डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल पॉक्स, डेंगू एंड रेबिस के बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज वाज डिक्लेयर्ड इरिडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड से ऐसी कौन सी डिसीज है जो वर्ल्ड से इरिडिकेट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्मॉल पॉक्स, सेकंड ऑप्शन में दिया है गुनिया वॉर्म, थर्ड ऑप्शन में दिया है पोलियो, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है डिप्थीरिया। तो वर्ल्ड से इरिडिकेट कौन सी डिसीज हो गई है, वो डिसीज हो गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोलियो जो डिसीज, वो स्मॉल पॉक्स जो डिसीज है, कौन सी स्मॉल पॉक्स जो डिसीज है वर्ल्ड से इरिडिकेशन हो चुका है इस डिसीज का। और हम स्मॉल पॉक्स डिसीज की बात करें तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, वेरिला वायरस होता है। क्या होता है, वेरिला वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है एंड रेसेस होते हैं। क्या होते हैं, रेसेस, हाई ग्रेड फीवर एंड रेसेस इसके साइन एंड सिम्टम्स में आएंगे। एंड इसमें रेसेस कैसे देखने को मिलते हैं, फेस पे देखने को मिलेंगे, लेग पे देखने को मिलेंगे, हैंड पे देखने को मिलेंगे, हैंड एंड जो बॉडी का सेंटर पार्ट रहता है जैसे कि ट्रंक वगैरह, उस पे कम रेसेस देखने को मिलेंगे। ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, फेस पे, लेग पे एंड हैंड पे ज्यादा रेसेस देखने को मिलेंगे। और इसमें जो जो रेसेस रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, मतलब सारे रेस के पैटर्न एक जैसे रहते हैं, कोई छोटा बड़ा रेसेस नहीं होता है। सारे रेसेस का पैटर्न एक जैसा होता है ना। फेस पे देखने को मिलेगा, हैंड पे देखने को मिलेगा एंड सेंटर पार्ट में देखने को मिलेगा। और स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर कब किया गया था, स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर कब किया गया था 1796 में। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। तो क्या है, इरिडिकेशन कौन सी डिसीज हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स हो गई थी। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिला वायरस है। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, रेसिस रहते हैं। और इसमें रेसिस कहाँ रहेंगे, सबसे पहले फेस वाले एरिया पे रहते हैं, हैंड लेग पे रहेंगे, हैंड पे रहेंगे। और जो बॉडी का सेंटर पार्ट रहता है जैसे कि ट्रंक वाला एरिया, उसमें थोड़े कम रेसेस होते हैं। और इसका रेसेस का पैटर्न क्या रहता है, सारे रेसेस का पैटर्न एक जैसा रहता है। और स्मॉल पॉक्स जो डिसीज है उसको डिस्कवर कब किया गया था,
1796 में इसको डिस्कवर किया गया था। और किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जिनर ने इसको डिस्कवर किया था। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट केस नोन एज द नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब आया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1977, सेकंड ऑप्शन में दिया है 1978, थर्ड ऑप्शन में दिया है 1979 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1980। तो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब आया था? सबसे पहले हम बात करें तो 1976 में क्या हुआ था? 1976 में WHO ने इसकी वैक्सीन दी थी। कहाँ? ग्लोबल स्केल पे, मतलब WHO ने इसकी वैक्सीन दी थी 1976 में। 1976 में। और फिर उसके बाद इंडिया में लास्ट केस कब देखा गया था इसका? इंडिया में 24 मई 1975 को इसका लास्ट केस देखा था। 1975, 24 मई 1975 को इसका इंडिया में लास्ट केस देखा गया था। और इंडिया को स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कंट्री कब डिक्लेयर किया गया था? ये लास्ट केस था। लास्ट केस कहाँ? इंडिया में। लास्ट केस इंडिया में। और इंडिया को कब स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कंट्री डिक्लेयर किया था? ये किया था 5 जुलाई 1975 को। 5 जुलाई 1975 को इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। और फिर बात करें इंडिया से ये डिसीज इरिगेट कब हो गई थी? ये हो गई थी 1977 में। और ये डिक्लेयर इरिगेट हो गया था। और ये ग्लोबली इरिगेट कब हुआ था? 1980 में। ये ग्लोबली WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये विश्व से ये बीमारी खत्म हो चुकी है। कब? 1988 में। तो हमारी इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1997 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू वायरस इज अ। डेंगू वायरस है, ये कैसा वायरस है? तो फर्स्ट ऑप्शन में एब्रो वायरस, सेकंड ऑप्शन में इरिलियो वायरस, थर्ड ऑप्शन में एडिस वायरस, फोर्थ ऑप्शन में दिया है चिकनगुनिया वायरस। तो जो डेंगू वायरस है वो कैसा वायरस है? इसका राइट आंसर है, देख लेते हैं। डेंगू वायरस आर एन एब्रो वायरस है ना। और ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है? ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। और एडिस मॉस्किटो, जो डेंगू वायरस है वो एर्बो वायरस है और ये ट्रांसमिट होता है एडिस मॉस्किटो से। तो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एब्रो वायरस है और ये ट्रांसमिट होता है एडिस मॉस्किटो से। देन प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज किस में होता है, कौन सी डिसीज में होता है, ये बताने में। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मलेरिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है फैलेरिया, थर्ड ऑप्शन में डेंगू, फोर्थ ऑप्शन में टाइफाइड। तो जो प्लेटलेट काउंट है वो कौन सी डिसीज में होता है? वो होता है डेंगू में। तो जो डेंगू है वो एक्यूट फेलराइसिस एक्यूट फेब्रिल इलनेस है। और जो कॉज करता है, क्या कौन कॉज करता है? एब्रोवायरस कॉज करता है। इसके कारण क्या होता है? सीवियर मस्कुलस्केलेटल पेन होता है। क्या होता है? सीवियर स्केलेटल पेन होता है। सीवियर मस्कुलस्केलेटल पेन होता है। और इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक बोन
फीवर, ब्रेकबोन फीवर भी इसे कहते हैं, किसे, डेंगू फीवर को, और इसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या कहेंगे हम इसे, ब्रेकबोन फीवर भी कहेंगे। देन ब्रेकबोन फीवर इज द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ब्रेकबोन फीवर कौन सा हमें बताना, मलेरिया फीवर, सेकंड ऑप्शन में येलो फीवर, थर्ड ऑप्शन में चिकनगुनिया, और फोर्थ ऑप्शन में डेंगू। तो मैंने अभी आपको बताया ब्रेकबोन फीवर हम किसे कहते हैं, डेंगू फीवर को ही हम ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। जो डेंगू फीवर रहता है उसी को ही ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, डेंगू फीवर को ही ब्रेकबोन फीवर हम कहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिगर मॉस्किटो इज, इसमें से बताना है ट्रिगर मॉस्किटो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में एनोफिलिस मॉस्किटो, सेकंड ऑप्शन में क्यूलेक्स, थर्ड ऑप्शन में एडिस, और फोर्थ ऑप्शन में मेंसोनिया। तो इसमें से ये कौन सा ट्रिगर मॉस्किटो कौन सा होता है, एडिस मॉस्किटो आल्सो कॉल्ड, एडिस मॉस्किटो को क्या कहते हैं, एडिस मॉस्किटो आल्सो कॉल्ड एशियन, क्या कहते हैं, एशियन ट्रिगर मॉस्किटो। जो एडिस मॉस्किटो होता है उसे क्या कहते हैं, एशियन ट्रिगर मॉस्किटो। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एडिस मॉस्किटो इसका राइट आंसर है। उसे क्या कहेंगे, एशियन ट्रिगर मॉस्किटो हम कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चिल्ड्रन विथ डेंगू हेमरेजिक फीवर, एक चिल्ड्रन है उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर है, तो ऑल द फॉलोइंग शुड बी गिवन एक्सेप्ट, तो इसमें से सारा कुछ देंगे एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्यू ओ आर एस इन देयर प्रेसिडेंटल फीवर, सेकंड ऑप्शन में प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड ऑप्शन में रेस्ट एंड स्लीप, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है गिव एस्पिरिन। तो हम इसे क्या नहीं देंगे, तो हम क्या नहीं देंगे, एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और वो क्यों नहीं देंगे, जो एस्पिरिन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, जो एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन होती है कॉन्ट्राइंडिकेट होती है काई के लिए, चिल्ड्रन को डेंगू हेमरेजिक फीवर में, चाइल्ड विथ डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो एस्पिरिन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है चाइल्ड में डेंगू हेमरेजिक फीवर में, और फीवर में क्योंकि जो एस्पिरिन का वर्क होता है, जो एस्पिरिन की जो टैबलेट रहती है उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क होता है एंटी प्लेटलेट। कैसा, ये एंटी प्लेटलेट है, अगर एस्पिरिन दे देंगे तो प्लेटलेट का जो प्लेटलेट है वो कम हो जाएगी, एंड डेंगू फीवर में ऑलरेडी प्लेटलेट कम होते हैं। जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर जो रहता है, डेंगू फीवर में ऑलरेडी जो प्लेटलेट रहते हैं, प्लेटलेट कम रहते हैं, लो रहते हैं, तो इसीलिए हम इसे एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर में। तो इसमें क्या है, एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है चिल्ड्रन में भी डेंगू हेमरेजिक फीवर में। एस्पिरिन का वर्क क्या होता है, ये एंटी प्लेटलेट डेंगू एंटी प्लेटलेट होती है, और ये प्लेटलेट लेवल लो करता है ना। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद, द नर्स केयर ऑफ पेशेंट विथ डेंगू फीवर इंक्लूड, एक नर्स है वो डेंगू फीवर वाले पेशेंट की केयर कर रही है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये सारी केयर करेगी एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है टू प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रोवाइड प्रॉपर हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग, और थर्ड ऑप्शन में सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट इज गिवन रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड ऑफ द डिसीज, थर्ड ऑप्शन में लो ग्रेड डेंगू फीवर कैन बी ट्रीट होम। तो इसका राइट आंसर क्या नहीं करेगी एक नर्स, वो क्या नहीं करेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन। क्या नहीं करना है हमें, प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फॉलोइंग विच अ विक्टर बोर्न डिसीज, इसमें से कौन सी विक्टर बोर्न डिसीज है। इसमें से कौन सी विक्टर बोर्न डिसीज है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया डिप्थेरिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है डेंगू, थर्ड ऑप्शन में टिटनेस और फोर्थ ऑप्शन में मीजल्स। तो विक्टर बोर्न डिसीज कौन सी है, तो विक्टर बोर्न डिसीज होती है डेंगू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो डेंगू होता है वो विक्टर बोर्न डिसीज होती है। जो डेंगू है विक्टर बोर्न डिसीज होती है, विक्टर बोर्न डिसीज कहलाती है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ, जो रेबिस है वो ट्रांसमिट होता है किसके, बाइट करने से, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में रैबिट डॉग, सेकंड ऑप्शन में क्यूलेक्स मॉस्किटो, थर्ड ऑप्शन में एनाफिलिस मॉस्किटो और फोर्थ ऑप्शन है फाइल। तो जो रेबिस है आप सभी को पता है रेबिस किससे ट्रांसमिट होता है, ये डॉग के बाइट करने से ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और रेबिस की बात करें तो रेबिस के कॉजेट है बुलेट शेप आरएनए वायरस। क्या है, बुलेट शेप आरएनए वायरस, बुलेट शेप आरएनए वायरस। और ये किसके, डॉग के बाइट करने से होता है। और ये रेबिस जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय सलाइवा, ये सलाइवा से ट्रांसमिट होता है। सलाइवा वो भी किसकी, इन्फेक्टेड रेबिड डॉग। एग्जाम्पल लिख लें, किस किस से ट्रांसमिट हो सकता है, डॉग से, डॉग के इन्फेक्टेड सलाइवा से, कैट से और बैट से, ये ईटीसी इनसे ये ट्रांसमिट हो सकता है। इनकी इन्फेक्टेड सलाइवा से रेबिस ट्रांसमिट हो सकता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज डेट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, इसमें से ऐसी कौन सी डिसीज है जिससे हाइड्रोफोबिया होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है डेंगू, सेकंड ऑप्शन में दिया है रेबिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है प्लग और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मीजल्स। तो हाइड्रोफोबिया की बात करें तो हाइड्रोफोबिया का मीनिंग क्या है, वाटर से डर लगना। क्या होता है, वाटर से डरना, क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया इसमें से कौन सी डिजीज में होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है रेबिस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, रेबिस के कारण होता है। देन नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन द सेल इन्फेक्टेड विथ, जो नेगरी बॉडी है बॉडीज है आर फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन में पैरामेक्सो वायरस, सेकंड ऑप्शन में दिया है रेबिस वायरस, थर्ड ऑप्शन में फॉलफॉक्स वायरस और डी ऑप्शन में वैक्सीनिया वायरस। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा रेबिस वायरस, इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिम्टम्स ऑफ बॉडी गेट इन्फेक्टेड इन रेबिस, इसमें से कौन सा सिस्टम है जो रेबिस में बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो इन्फेक्टेड होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कार्डियोवास्कुलर, सेकंड ऑप्शन में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थर्ड ऑप्शन में दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन में दिया गैस्ट्रो इंस्टेटाइन सिस्टम, जीआई सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम इन्फेक्ट होगा बॉडी का, तो वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीएनएस जो है वो अफेक्ट करेगा कौन, रेबिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट करेगा। देन इसके बाद डायग्नोस्टिक ऑफ रेबिस, डायग्नोस्टिक बताना है रेबिस की। तो फर्स्ट ऑप्शन में यूनिरियल बॉडीज, सेकंड ऑप्शन में नेग्री बॉडीज, थर्ड ऑप्शन में काउ ड्राई बॉडी और फोर्थ ऑप्शन में काउ ड्राई बी बॉडी। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। अगर डॉग बाइट कर लेता है तो आप इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन में सूचरिंग करोगे, सेकंड ऑप्शन में दिया गया क्या एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, क्या एंटीसेप्टिक लगाओगे, या सेकंड थर्ड ऑप्शन में दिया सेंड द हॉस्पिटल, क्या जो पेशेंट रहेगा उसको हॉस्पिटल रिफर करोगे, या फिर वॉश द बाउंड विथ सोप, वॉश द बाउंड विथ सोप, क्या जो घाव रहेगा उसको सोप एंड वाटर से वॉश करोगे। तो हम अगर किसी भी पेशेंट को डॉग बाइट कर लेता है तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के लिए उसको रनिंग वाटर में सोप से वॉश करना है, साबुन से रनिंग वाटर में 15 मिनट के लिए 15 मिनट तक उसको वॉश करना रहता है। तो हमारा इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा वॉश द बाउंड, जो घाव है उसको वॉश करना है, कैसे? विथ सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर से हमें वॉश करना है बाउंड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर डॉग बाइट वाउंड शुड बी क्लीन विथ। आफ्टर डॉग बाइट हम वो जो वाउंड रहेगा उसको क्लीन किस चीज से करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेकंड ऑप्शन में टिंचर आयोडीन, थर्ड ऑप्शन में दिया सोप एंड वाटर, और फोर्थ ऑप्शन में क्लोरोहेक्साडाइन। तो हम किस चीज से इसको क्लीन करेंगे? तो उसको क्लीन करते हैं तो अभी मैंने बताया था कि कुछ अप्लाई नहीं करना है उसमें सोप एंड वाटर से क्लीन करना है ऑलमोस्ट 15 मिनट रनिंग वाटर से, वाटर एंड सोप से क्लीन करना है 15 मिनट, ऑलमोस्ट 15 मिनट तो इसको क्लीन करना है। सबसे पहले डॉग बाइट का ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लास 3rd डॉग बाइट ऑल ऑफ द आर करेक्ट एक्सेप्ट। इसमें से सारे स्टेटमेंट ट्रू है डॉग बाइट के लिए, एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन में है गिव इम्यूनोग्लोबिन फॉर पेशियो इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन में दिए है गिव एन एवीआर, थर्ड ऑप्शन में दिए है इमीडिएट स्टीच द बाउंड अंडर द एंटीबायोटिक कवरेज, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है इमीडिएट वॉश द बाउंड विथ सोप एंड वाटर। तो इसको एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या गिव हम इम्यूनोग्लोबिन भी देंगे कई के लिए, पेशियो इम्यूनिटी के लिए गिव एवीआर एंटी रेबिस वैक्सीन भी देंगे, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है सोप एंड वाटर से वॉश भी नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? उसको स्टीच नहीं करेंगे, वाउंड को स्टीच नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इमीडिएट स्टीच द बाउंड अंडर द एंटीसेप्टिक कवरेज। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। इन अ केस ऑफ डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्वर। हमें बताना है अगर एक किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तो जो बाइटिंग एनिमल जो डॉग रहेगा उसे हमें कब तक ऑब्जर्व करके रखना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया 5 डेज, सेकंड ऑप्शन में दिया 10 डेज, थर्ड ऑप्शन में दिया 15 डेज, और या फोर्थ ऑप्शन में दिया 3 वीक। तो अगर किसी पेशेंट को डॉग बाइट कर ले तो वो एनिमल को हमें उस एनिमल को 10 डेज तक क्या करना है? ऑब्जर्व करना होता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 डेज इसका राइट आंसर होगा। 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम एमपी सीएचओ की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डील करते हैं। हमारी क्लासेस डेली 6 PM पे होती हैं, जो कि हमारी क्लासेस 6 PM पे अपलोड हो जाती है, जिसमें हमने
बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे क्लासेस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन चलता है जो कि डेली शाम में होता है, और उसमें हम आपको 10 से 15 एमसीक्यू डेली सॉल्व कराते हैं। अभी हम ओबीजी का एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूटेबल साइट फॉर द एंटी रेबिस इंजेक्शन। जो एंटी रेबिस इंजेक्शन है उसके लिए सूटेबल साइट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लूटेल मसल, सेकंड ऑप्शन में है डेल्टॉइड मसल, फोर्थ ऑप्शन में दिया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया इनर एक्सेप्ट ऑफ थाई। तो जो है सूटेबल साइट है रेबिस इंजेक्शन के लिए, तो वो होती है डेल्टॉइड मसल। क्या होती है? डेल्टॉइड जो मसल होती है वो सूटेबल साइट होती है किसके लिए? रेबिस के इंजेक्शन के लिए। जो रेबिस का इंजेक्शन होता है उसके लिए सूटेबल साइट होती है डेल्टॉइड मसल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कंडीशन प्रेजेंटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व लीडिंग टू द लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये कौन सी डिसीज में होता है? ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन भी है लेप्रोसिस, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में दिया काला अल्सर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है माल न्यूट्रिशन। तो ये कौन सी डिसीज में होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, लेप्रोसिस में देखने को मिलता है। लेप्रोसिस में देखने को मिलता है। जो लेप्रोसिस है वो क्या है? लेप्रोसिस है एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज है। कैसी है? क्रोनिक टीएस डिसीज होती है। क्रोनिक इन्फेक्टियस डिसीज होती है जो स्किन एंड पेरिफेरल नर्व को डैमेज करती है। स्किन एंड पेरिफेरल नर्व। और ये किसके कारण होती है? इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड, लेप्रोसी को और क्या नाम से हम जान सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन डेरिस डिसीज, सेकंड ऑप्शन प्रोसिस, थर्ड ऑप्शन में स्कैबिस, और फोर्थ ऑप्शन में हैंसन डिसीज। तो हम लेप्रोसिस को किस नाम से डालते हैं? तो उसको जानते हैं हैंसन डिसीज के नाम से हम जानते हैं। हैंसन डिसीज के नाम से हम लेप्रोसिस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि लेप्रोसिस को हम हैंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसिस। इंक्यूबेशन पीरियड लेप्रोसिस का क्या होता है? ऑन एवरेज 6 to 12 वीक। सेकंड ऑप्शन में दिया ऑन एवरेज 6 to 12 मंथ। थर्ड ऑप्शन में दिया ऑन एवरेज 1 to 2 ईयर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया ऑन एवरेज 5 to 7 ईयर। जो लेप्रोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है एवरेज कितना होता है? एवरेज 5 से 7 साल, 5 to 7 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है इसका लेप्रोसी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑन एवरेज 5 to 7 ईयर इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिसीज इज एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इन इंडिया इज। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है पोलियो, थर्ड ऑप्शन में दिया है लेप्रोसिस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कोलेरा।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेप्रोसिस। लेप्रोसिस आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ा। कम्युनिकेबल डिसीज की 4 क्लास इसके पहले कंप्लीट हो चुकी है। कम्युनिकेबल की ये 5th क्लास थी, और इसके पहले हमने बहुत आपके MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, MPCHO कब की, 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, पीडियाट्रिक, जैसे हमारे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से आपको सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। और आपके सिलेबस मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक होने के चांसेस है। तो सारे के सारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। पेपर का लेवल धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है, तो आप उस लेवल से प्रिपरेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें।